एनसीईआरटी चैप्टर 1 पहले पेज में लिखा है कि ये सेट इज़ ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब ये वेल डिफाइंड का मतलब क्या है, इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो मान लो मैंने क्लास में पूछा कि 3 टफेस्ट सब्जेक्ट्स, इनका नाम बताओ। तो मैंने आदित्य से पूछा तो उसने बोला फिजिक्स, केमिस्ट्री, संस्कृत। अब राहुल से पूछा तो उसने बोला मेरे को सर हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स, ये तीनों टफ लगते हैं। वहीं पे स्नेहा का जवाब था मैथ्स, आईटी, केमिस्ट्री। अब मैंने ये जो सवाल पूछा कि 3 टफेस्ट सब्जेक्ट्स का नाम बताओ, आदित्य का आंसर कुछ और है, राहुल का आंसर कुछ और है, स्नेहा का आंसर कुछ और है। तो यहाँ पे सबका आंसर अलग अलग आ रहा है। तो जब आंसर अलग अलग आता है ना, तो वहाँ पे बात आती है ओपिनियन की। तो जहाँ पे ओपिनियन, वहाँ पे वो सेट नहीं होगा। वहीं पे मैं अगर दूसरा सवाल पूछता हूँ कि सब्जेक्ट्स इन पीसीएम बताओ, सेम 3 लोगों से पूछूंगा मैं, तो आदित्य का आंसर आता है सर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स आता है पीसीएम में। राहुल का भी वही आंसर है और स्नेहा का भी वही आंसर है। यहाँ पे देखो तीनों का आंसर सेम आ रहा है। तो जहाँ पे आंसर सेम सेम है ना, तो वो फैक्ट है, और जो फैक्ट है वो सेट है। ठीक है, तो इतना याद रखना कि अगर कोई सवाल का आंसर सबका सेम आता है तो वो सेट होगा, और अगर सबका अलग अलग आता है तो वो सेट नहीं होगा। ये हो जाएगा सेट, ये सेट नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करना, कभी भी बेस्ट एक्टर, मोस्ट टैलेंटेड, वर्स्ट प्लेयर, स्मार्टेस्ट पर्सन, ये जो क्वालिटीज़ की बात आती है ना, बेस्ट, मोस्ट टैलेंटेड, वर्स्ट, स्मार्टेस्ट, इनको डिटरमाइन करने का कोई फिक्स्ड क्राइटेरिया नहीं होता। तो यहाँ पे आप अलग अलग लोगों से पूछोगे तो सबका जवाब अलग अलग आता है। मैं अगर आपसे पूछूं कि बेस्ट एक्टर कौन है इंडिया में, टॉप 2 बेस्ट एक्टर्स का नाम बताओ, तो आपका आंसर होगा मान लो एसआरके होगा, फिर रणबीर कपूर होगा। वहीं पे बगल में बैठा हुआ आपका दोस्त, उसको मैं पूछूंगा तो उसका आंसर होगा नवाजुद्दीन सिद्दीकी एंड पंकज त्रिपाठी। तो उसका अलग ओपिनियन हो सकता है, आपका अलग ओपिनियन हो सकता है, क्योंकि बेस्ट एक्टर डिटरमाइन करने का कुछ फिक्स्ड क्राइटेरिया नहीं है। तो इन केसेस में ये सेट नहीं होगा, क्योंकि सबका आंसर क्या है, अलग अलग है। तो आंसर अलग अलग मतलब सेट नहीं होगा। तो वहीं पे अगर मैं पूछता हूँ कि डेज ऑफ ए वीक बताओ, मैं आपसे ये सवाल पूछा तो आपका आंसर आएगा सर संडे से लेके संडे, मंडे, ट्यूसडे और टू सैटरडे, ये 7 डेज। मैं क्लास में किसी और को खड़ा करके पूछूंगा तो इनका भी सेम आंसर आएगा। अब मैं वर्ल्ड में किसी को भी पूछूंगा, उनका आंसर क्या आएगा, डेज ऑफ ए वीक, यही 7 डेज हैं। अब मैं पूछूंगा मंथ्स इन ए ईयर, तो आप 12 मंथ्स का नाम बता देना, सबका यही आंसर आएगा। अब कंट्रीज़ नेम स्टार्टिंग विथ है, आप कंट्रीज़ का लिस्ट निकाल लेना गूगल से, उसके बाद जो कंट्रीज स्टार्ट होता है आई से, उनका एक लिस्ट बना देना। तो ये सब सेट होगा, क्योंकि सबका आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो मान लो कोई सेट दिया हुआ है ए इज इक्वल टू सेट ऑफ वावेल्स, तो मैं लिख सकता हूँ कि ए इज इक्वल टू, आपको पहले कर्ली ब्रैकेट देना है, उसके अंदर सेट ऑफ वावेल्स। वावेल्स क्या क्या है, ए, ई, आई, ओ, यू, ये सबको कॉमा से सेपरेट करना है और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट से फिनिश करना है। ठीक है, इन्हीं के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो अंदर रहता है ना, इनको बोलते हैं ऑब्जेक्ट्स या एलिमेंट्स या मेंबर्स, तीनों सही है। और सेट्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स, यहाँ पे मैंने सेट का नाम क्या दिया हुआ है, कैपिटल है, तो कैपिटल लेटर से सेट को डिनोट करते हैं। एलिमेंट्स ऑफ ए सेट आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर्स, तो यहाँ पे एलिमेंट्स क्या है, ए, ई, आई, ओ, यू। एलिमेंट्स को और क्या कहा जाता है, ऑब्जेक्ट्स, मेंबर्स भी कहा जाता है। इनको स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, ये देखो ए, ई, आई, ओ, यू, सब स्मॉल लेटर में रिप्रेजेंट करा हुआ है। और ये जो एलिमेंट्स है इनको सेपरेट करते हैं कोमा से, स्टार्ट करेंगे कर्ली ब्रैकेट से, फिनिश करेंगे कर्ली ब्रैकेट से। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखना, ऐसे डिनोट करा जाता है सेट को। तो ये सब मैथ्स के वीआईपीज़ हैं, ये जो लिखा है सब। मैंने क्या बोला, सेट को हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ए से लेके जेड तक रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन इनमें से ये जो कुछ है ना,
इनका ऑलरेडी कुछ आइडेंटिटी है। मैं अगर आपको बोलता हूँ n, तो आपको ये नहीं पूछना है n किसका सेट है। अगर मैं खाली n बोलूँगा तो आपको समझ जाना है कि n नेचुरल नंबर्स का सेट है। अगर मैं आपको बोलता हूँ z, तो आप समझ जाना इंटीजर्स का सेट है। q जो है रेशनल नंबर्स का सेट है। r हो गया रियल नंबर्स का सेट। अब ये नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 अप टू कहाँ तक, इन्फिनिट तक। इंटीजर्स में ये सब तो आएगा ही, 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिट। उसके साथ साथ इनके नेगेटिव टर्म्स भी आएंगे, -1 -2 और 0। तो ये माइनस इन्फिनिट से लेके इन्फिनिट तक आएगा। अब आता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर कौन सा होता है, जिनको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इंटीजर्स तो सारे आएंगे, प्लस इनके बीच में वो सारे टर्म्स जिनको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। -5/4 हो गया, -0.6 हो गया, 5.85 हो गया, तो ये सब आएंगे। अब आता है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स मतलब रेशनल नंबर्स भी आएंगे, प्लस कौन सा आएगा, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर कौन सा होता है, याद करो क्लास 10 का पहला प्रूफ दैट √2 इज़ एन इरेशनल नंबर। √2 इज़ एन इरेशनल नंबर मतलब √2 को हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, यही प्रूफ करा था ना। तो इरेशनल नंबर मतलब क्या क्या आएगा, √2 √3 -1/√7 ऐसे टर्म्स। तो ये सारे हो गए रियल नंबर्स। तो यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो, ये जो सारे नेचुरल नंबर्स हैं ना, ये इंटीजर्स के अंदर आ रहे हैं, देखो। और इंटीजर सारे रेशनल नंबर्स के अंदर आ रहे हैं, और रेशनल नंबर सारे रियल नंबर्स के अंदर आ रहे हैं। ये चीज़ अभी नोटिस करके रखो, तो बाद में जब हम सबसेट्स के बारे में पढ़ेंगे तो ये चीज़ें काम आने वाली है। तो यहाँ पे दिया हुआ है z+। z+ मतलब क्या है, z मतलब था इंटीजर्स, यहाँ पे प्लस साइन लगा दिया तो हो जाएगा पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब यहाँ से लेके 1 2 3 अप टू इन्फिनिट। अब q+ मतलब रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स मतलब 0 से लेके यहाँ तक जो भी रेशनल नंबर्स हैं। और r+ मतलब 0 के बाद इन्फिनिट तक जो भी रेशनल नंबर्स हैं और इरेशनल नंबर्स हैं, वो सारे पॉजिटिव रियल नंबर्स। ये प्लस का मतलब खाली यही है कि पॉजिटिव, और साइन का जो मतलब रहेगा वो रहेगा। अब यहाँ पे z- होता तो आप क्या लिखते कि नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। तो ये सारे आ जाते हैं। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ आ जाती है कि एप्सिलॉन, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन। इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। और अगर ये एप्सिलॉन पे ऐसे डंडी ऐसे क्रॉस कर दिया तो वो हो जाएगा डजंट बिलोंग टू। सिंपल मतलब ये है कि अगर कोई एलिमेंट उस सेट के अंदर आ रहा है तो उसको बोलेंगे बिलोंग्स टू, अगर वो नहीं आ रहा तो बोलेंगे डज नॉट बिलोंग टू। तो यहाँ पे दिया हुआ है 5 और z, तो हमें यहाँ पे बिलोंग्स टू या डज नॉट बिलोंग टू इनमें से कोई एक सिंबल पुट करना है। तो ये z का मतलब क्या है, z का मतलब है इंटीजर्स, इंटीजर्स का सेट। ये इंटीजर्स के सेट में 5 आ रहा है क्या, 1 2 3 4 5, 5 आएगा। तो ये जो 5 है ये इंटीजर्स के सेट में आ रहा है। तो अगर आ रहा है तो क्या हो जाएगा, बिलोंग्स टू। तो हम सिंपली यहाँ पे लिख देंगे बिलोंग्स टू। अब दिया हुआ है 0, यहाँ पे n का मतलब क्या है, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से। यहाँ पे 0 दिख रहा है, नहीं। तो इसका मतलब 0 जो है डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर। अब तीसरा सवाल है कोहली, बिलोंग्स टू डज नॉट बिलोंग टू लिखना है क्रिकेटर्स। कोहली क्रिकेटर है, हाँ है, तो इसलिए ये हो जाएगा बिलोंग्स टू। तो अगला है हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। सेट्स को दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसमें पहला आता है रोस्टर फॉर्म। तो ये रोस्टर फॉर्म में क्या करना है, ऑब्जेक्ट्स की लिस्ट बनानी है, कॉमा से सेपरेट करना है और उसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख देना है। ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये जो था ना, ये रोस्टर फॉर्म ही था। इसमें क्या करते थे हम लोग, ये सबको एलिमेंट्स कहा जाता था जो कि कॉमा से सेपरेटेड है, और ये कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखा जाता है। तो यहाँ पे सेम चीज़ लिखा है। तो मान लो दिया हुआ है लेटर्स, तो मान लो दिया हुआ है लेटर्स ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। तो इसमें क्या करना है, मैथमेटिक्स में जो जो लेटर्स है ना वो सबको लिख देना है। वो सबको क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट्स। अब क्या करना है, उनको कॉमा से सेपरेट करना है और कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख देना है।
तो मैथमेटिक्स में क्या क्या आता है, M A T H E M A T I C S, तो ये सब आ गए। अब इसमें 2 रूल्स आता है, इनको हम गोल्डन रूल्स कहते हैं। तो पहला रूल है कि डू नॉट रिपीट द एलिमेंट्स, तो हमें एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करना है। यहाँ पे देखो जैसे M है ना, M यहाँ पे 2 बार दिख रहा है, A जो है A 2 बार दिख रहा है, T जो है 2 बार दिख रहा है, लेकिन हमें क्या कहा गया है कि डू नॉट रिपीट द एलिमेंट्स। तो हम लोग क्या करेंगे, जो 2 बार दिख रहा है उनको हम लोग हटा देंगे। M 2 बार दिख रहा था, हटा दिया। A 2 बार दिख रहा था, हटा दिया। T 2 बार दिख रहा था, हटा दिया। अब चेक करो दूसरा कुछ है क्या, H है क्या, नहीं है। E नहीं रिपीट है, I नहीं, C S ये सब रिपीट नहीं है। तो अभी सारे एलिमेंट्स एक एक बार ही लिखा गया है, तो हमारा फाइनल आंसर जो आ जाएगा यही एलिमेंट्स आ जाएगा। क्या आएगा, M A T H E, उसके बाद I C S। तो पहला रूल ये था कि डू नॉट रिपीट द एलिमेंट्स। अब सेकंड रूल कहता है कि ऑर्डर डजेंट मैटर। तो आपने यहाँ पे जो सारे एलिमेंट्स लिखे हैं ना, वो सारे एलिमेंट्स लिखा होना चाहिए, कैसे भी ऑर्डर में लिखो। यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर मैं इन 8 एलिमेंट्स को इस ऑर्डर में ना लिख के दूसरे किसी भी ऑर्डर में लिखता तो भी मेरा आंसर सही होता। देखो मैंने यहाँ पे क्या करा है, M A ना लिख के AM लिखा है, फिर E लिखा है, फिर H लिखा है, फिर T लिखा है, फिर C लिखा है, फिर S लिखा है, फिर I लिखा है। ये देखो मेरे सारे एलिमेंट्स हैं ना, इनके साथ मैच करा ना डॉट डॉट करके। यहाँ पे जो जो एलिमेंट्स थे यहाँ पे वही वही एलिमेंट्स हैं, बस ऑर्डर इनका बदल गया है। तो इससे भी ये आंसर सही होगा। तो ऑर्डर डजेंट मैटर और डू नॉट रिपीट द एलिमेंट्स, ये दोनों हैं रोस्टरफॉर्म के गोल्डन रूल्स। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग ऐसे रोस्टरफॉर्म में नहीं लिख सकते, क्योंकि हमारे पास इतने टर्म्स होते हैं ना, उनका कुछ पैटर्न भी नहीं होता, तो उनको हम लोग रोस्टरफॉर्म में नहीं लिख सकते। तो उसके लिए आ जाता है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म का स्टैंडर्ड ये है, इस फॉर्म में लिखा जाता है। इसको ऐसे पढ़ेंगे, ये जो कर्ली ब्रैकेट्स है इनको पढ़ेंगे द सेट ऑफ ऑल, फिर एक्स, तो क्या हो गया, द सेट ऑफ ऑल एक्स, इसको पढ़ेंगे सच दैट। फिर ये जो कंडीशन है पी ऑफ एक्स जो है ये कंडीशन है, तो इसको पढ़ेंगे द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, ये कंडीशन। तो मान लो कोई सेट है इवन नंबर्स लेस देन 1000, तो यहाँ पे इसको ऐसे लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए सेट ऑफ इवन नंबर्स लेस देन 1000। अभी हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं कि सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है, आपको बेटर समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे ये जो है सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, हमें रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या दिया हुआ है, सेट का नाम दिया हुआ है ए, और बोला गया है द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड -2 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 4। ठीक है, ये जो है ये कंडीशन है। अब इसको हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। सेट का नाम है ए, यहाँ पे लिख दिया ए, रोस्टर फॉर्म में कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट होता है, दे दिया। अब कंडीशन देखते हैं, कंडीशन में क्या है, एक्स इज एन इंटीजर। इंटीजर मतलब स्टार्ट होगा माइनस इनफाइनाइट से लेके -2 -1 0 1 2 3 अप टू प्लस इनफाइनाइट। तो यहाँ पे कंडीशन क्या गिवन है, एक्स इज एन इंटीजर। खाली अगर ये कंडीशन गिवन होता तो ये आंसर हो जाता, लेकिन यहाँ पे और एक कंडीशन भी गिवन है, -2 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 4। आपको इनइक्वालिटी पढ़ना आना चाहिए। जैसे यहाँ पे लेस देन इक्वल टू का साइन है, लेस देन इक्वल टू मतलब ये इंक्लूड होगा, लेकिन यहाँ पे देखो लेस देन इक्वल टू का साइन नहीं है, इसका मतलब 4 को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो पहले कंडीशन के हिसाब से ये आंसर होना चाहिए, लेकिन दूसरा कंडीशन क्या कहता है, स्टार्ट करो -2 से, फिनिश करो 4 पे नहीं, क्योंकि 4 पे यहाँ पे साइन नहीं है, फिनिश कहाँ पे करना है, 3 पे। तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा -2 -1 0 1 2 अप टू कहाँ तक, 3 तक। ठीक है,
तो ये आ जाएगा रोस्टर फॉर्म में, ये आ जाएगा आंसर। यहीं पे अगर क्वेश्चन में गिवन होता -2 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 4, तो क्या लिखते? तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कहाँ से? यहाँ पे देखो इक्वालिटी का साइन नहीं है, लेकिन यहाँ पे है, इसका मतलब 4 तो इंक्लूड रहेगा लेकिन -2 नहीं रहेगा। तो -2 के जस्ट बाद क्या आता है? -1, फिर आता है 0, फिर आता है 1, 2, 3 अप टू 4। 4 इंक्लूड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन है। तो ये था हमारा सेट बिल्डर से रोस्टर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है। अब आगे देखेंगे रोस्टर से सेट बिल्डर में कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करो, यहाँ पे जो एलिमेंट होगा ना, यहाँ पे सेम होना चाहिए। यहाँ पे x है तो यहाँ पे x का ही कंडीशन रहना चाहिए। यहाँ पे अगर y होता, आप यहाँ पे y लिखते तो वो सही होता, ठीक है। ये x y से कुछ मतलब नहीं है, बस ये दोनों सेम होना चाहिए। तो ये रहा आज का समरी। हमने आज इस चैप्टर में पढ़ा, अगर आंसर सेम है तो उसको बोलेंगे वेल डिफाइंड, वो सेट होगा। अगर आंसर अलग अलग है तो वो ओपिनियन हो जाएगा, तो वो सेट नहीं होगा। और उसके बाद हमने कुछ वीआईपी सेट्स के नाम पढ़े, जिसमें एन, जेड, क्यू, आर ये सब था। एन मतलब नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर्स, रियल नंबर्स। उसके बाद ये साइन के बारे में पढ़ा जिसका नाम है एप्सिलॉन। एप्सिलॉन मतलब बिलोंग्स टू, और इसका मतलब है डज नॉट बिलोंग टू। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स एंड देयर कन्वर्जन। तो सेट को दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। एक होता है रोस्टर फॉर्म, जिसमें सिंपल आप कर्ली ब्रैकेट्स दे दो, कॉमा से सेपरेट कर लो मेंबर्स को। दूसरा आता है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है, कर्ली ब्रैकेट देंगे जिसका नाम क्या होगा, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, ये रहेगा कंडीशन, और कर्ली ब्रैकेट फिनिश। उसके बाद हमने देखा कि सेट बिल्डर से रोस्टर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब रोस्टर से सेट बिल्डर में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये हम आगे देखेंगे। अब रोस्टर फॉर्म में दो गोल्डन रूल्स होता है। एक तो ये जो एलिमेंट्स है इनको रिपीट मत करो, अगर रिपीट हो रहा है तो हटा दो एक को, अगर 3 बार रिपीट हो रहा है तो 2 को हटा दो, आपको एक ही बार लिखना है। और एक चीज़ है, ऑर्डर डजेंट मैटर, आप इनको कैसे भी ऑर्डर में लिख दो। अगर ए बी सी है, मैं इनको ए बी सी के जगह बी सी ए लिख सकता हूँ, ए सी बी लिख सकता हूँ। बस याद रखना ये तीनों एलिमेंट प्रेजेंट होना चाहिए, कैसे भी ऑर्डर में प्रेजेंट हो। अभी यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है जिसका आंसर आपको मुझे कमेंट्स में बताना है। अगले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.1 के सारे क्वेश्चंस डिटेल्स में करेंगे, लेकिन पहले खुद से ट्राई करना है। थैंक यू।